अब हमको पढ़ना है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करना है। जैसे मान लीजिए कोई दो सेट है, ठीक है, और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा थोड़ी देर पहले और एक्सप्लेन किए हुए हैं। मतलब हम लोग को इस बेस पे वर्क कर रहा है। अब मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए यूनियन बी जो है वो होल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जब हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले कंडीशन में दो कंडीशन आ जाएगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी नल होगा, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब फाई नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। और ए इस कंडीशन में भी ए यूनियन बी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक सेट ले लेते हैं, अब मान लीजिए वेन डायग्राम मेथड से हमको इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पे देख सकते हैं कि ए और बी को हमको इस तरीके से बनाना है। ए और बी को हमको कैसे बनाना है कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक सेट ए है और यहाँ पे एक सेट बी है। अब यहाँ पे आप जनरली देख सकते हैं, ये तो रूल फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ए यूनियन बी को तो मतलब यूनियन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए यूनियन भी हमको फाइंड करना हो, मतलब ए और बी को मिला के, मान लीजिए इसमें है 1 2 3 4 और इसमें मान लेते हैं 5 6 एंड 7। तो हमको अब देखना है कि ए यूनियन बी में क्या होगा। सिंपल बता सकते हैं, ए यूनियन बी में 1 से लेके 7 तक होगा। ठीक, मतलब हमारे पास ए क्या है, 1 2 3 4, बस 4 तक है। तो अब एन ए क्या होगा, मतलब ए में एन ए का मतलब समझते हैं। एन ए का मतलब हुआ कि इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो हम लोग 4 एलिमेंट तो 4 ही लिखेंगे। ठीक है, 4। और इस सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो हम 3 लिखते हैं। पहले इसको सेट का मेंबर्स के जो है वो लिख लेते हैं, 5 6 एंड 7। और एन ऑफ बी में कितने हैं, मतलब 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से ए यूनियन बी को भी हम बता सकते हैं। ए यूनियन बी, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखा जाए कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट्स है। मतलब हम लोग को मिल गया एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे यदि हम डायरेक्टली इन दोनों को सम करें, मतलब एन ए प्लस एन बी करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। मतलब यहां से हम देख सकते हैं एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे भी ये कंडीशन आ रहा है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को मिला दिया जाए तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको एक पॉइंट मिलता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल। इफ यहां से एक हम लोग को स्टार पॉइंट मिलता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। ठीक है, कंडीशन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों इसी चीज को रिप्रेजेंट करे, मतलब यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट करे वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, देन वी कैन से तो हम क्या कह सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ
ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कि दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं। दूसरा वाला कंडीशन में हम लोग को बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी यदि नल है तो एन ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। जब दूसरा वाला, ये तो फर्स्ट केस था जिस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लिए। हम लोग सेकंड केस के बारे में पढ़ते हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब उसमें से कुछ कॉमन नहीं हो, मतलब कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि नहीं होगा तो फर्स्ट वाला केस आएगा, लेकिन यदि होगा तो सेकंड वाला केस, नल तो होगा नहीं। ठीक, यूनियन भी हो सकता है या फिर नॉट भी यूनियन हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले कंडीशन बताया हम। मान लेते हैं ये कोई सेट है ए और यहां पे कोई सेट है बी। यहां पे दिख रहा है यदि ए इंटरसेक्शन बी का तो कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई सेट ए है जो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरा सेट मान लेते हैं बी को, इस तरीके से है 4 5 6 एंड 7। ठीक, अब यहां पे इसको यहां पे रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे देख सकते हैं जो 4 5 6 है और 4 5 6 है, मतलब इन दोनों में 4 5 6 वाला टर्म जो है वो कॉमन है। तो यहां पे हो गया 4, यहां पे हो गया 5, यहां पे हो गया 6। अब ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट है, जो ऐसे एलिमेंट ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, इसको क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, बोलिए। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है तो डायरेक्टली आपको बोलना चाहिए कि ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट, मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इतना क्लियर है? तो यही से बता रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि हम लोग के पास ए माइनस बी वाले टर्म 1 2 3 है। यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ऐसे बी वाले टर्म 4 5 6 तो बी वाले में ही है, ए में भी है, वो तो हो गया। अब 7 बचा हुआ, 7 बी में अकेला है तो 7 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली दिस ए माइनस बी। और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी, सॉरी, ये वाला पार्ट जो है वो बी माइनस ए रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, समझ जाइएगा, नोट कर लीजिए। ये चीज है सेट ए, ये है सेट बी, और ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो ये वाला जो सेट रीजन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये वाला पार्ट होगा, मतलब इधर का टोटल जितना भी होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी। ठीक है, और ये वाला पार्ट सिर्फ ये, मतलब हम लोग को सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए। ये चीज भी आगे आने वाले थ्योरीज में ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन लगाने में इस चीज का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पॉइंट पे आते हैं। हाँ, यदि अब क्वेश्चन को देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन भी तो नल हो नहीं रहा है। अब कौन सा कंडीशन आएगा, अब सबको लिख लेते हैं कि कौन कितना है। ठीक है, अब यदि हम लोग ए यूनियन बी को देखें, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही, क्योंकि 4 5 6 तो इसमें भी है, एक एलिमेंट एक नंबर बस बढ़ जाएगा 7, मतलब ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7। ए यूनियन बी का मतलब ये टोटल,
मतलब इसमें जो आ रहा है, इसमें जो आ रहा है, इसमें जो आ रहा है। क्लियर है इतना? अब मान लीजिए कि यदि हम इतने ये टोटल को डिफाइन करना चाहे, ये टोटल क्या बताता है? ए यूनियन बी, अभी कुछ थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया गया है। मतलब ये टोटल बताता है ए यूनियन बी। हम लोग को मिल गया कि ए, मान लीजिए नंबर निकालना है, कितना होगा? n ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। अब इसका 3 पार्ट कर दिया जाए। पहले पार्ट को क्या बताता है? ए में कितने एलिमेंट है? अब यहां से देखा जाए तो n ए में कितने एलिमेंट है टोटल? यहां से हम देख सकते हैं n ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। n बी मतलब बी सेट में कितने एलिमेंट है? 4। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। n b is equal to 7, sorry, n of a union b is equal to 7, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो n ऑफ a union b कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, ठीक। अब हम लोग को मान लीजिए निकालना है a इंटरसेक्शन b। यहां से तो हम डायरेक्टली देख के कर सकते हैं। a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा? क्या आएगा? 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। मतलब n a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3, ठीक। इतना क्लियर है? अब मान लीजिए कि हम लोग को कोई कुछ दिया हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि उन दोनों में आर मतलब ए और बी, तो यहाँ पे एंड का यूज होगा। मतलब एंड का जब यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन। और जब और का यूज होगा तो यूनियन, मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको इसी मेथड से अंडरस्टैंड करेंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक। यहां से यदि हम लोग देखें तो एक पॉइंट हमको मिल रहा है। कैसा पॉइंट मिल रहा है? देखिए, ये टोटल किस चीज को बता रहा है? ए यूनियन बी को। तो हम लोग लेते हैं n ऑफ ए यूनियन बी। मान लीजिए कि हम लोग को टोटल ए यूनियन बी चाहिए। हम लोग के पास ये पता है कि ए यूनियन बी चाहिए हम लोगों को, मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। या फिर अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, ठीक। अब इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा? ए यूनियन बी। अब इस सर्कल को, जो सेट ए है, इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। यहां पे आ गया हमारा सेट ए और ये वाला पार्ट यहां पे आ गया सेट बी, ठीक है। अब इसके एलिमेंट का नंबर ले लेते हैं, इसके एलिमेंट का नंबर ले लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन करके जब इस तरीके से बना देंगे हम लोग, तो क्या होगा? जैसे इन दोनों को यदि ज्वाइन कर दिया जाए, यहां पे देखिए इस तरीके से, ठीक। तो ये इसके एरिया, इस एरिया को थोड़ा से कवर कर ले रहा है। मतलब हम कह सकते हैं यदि इन दोनों को प्लस किया जाए और इसमें का टोटल अमाउंट देखा जाए तो ये वाला पार्ट ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इसमें कितना है, ठीक है। एन ए प्लस एन बी, ऐसे ही बी वाले देखते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज क्लियर हो रहा है? मतलब सिंस इसको 2 बार जोड़ दिया गया है ना, 2 बार जोड़ दिया गया तो वही एलिमेंट 2 बार तो लिख ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही बार लिखना, मतलब रिपीटेड तो लिखेंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? रिपीटेड नहीं लिखेंगे, इसीलिए उसको हम लोग ज्वाइन करके लिख दिए। तो इस तरीके से मतलब इन दोनों का यदि सम किया जाए, मतलब इन दोनों सर्कल्स का यदि हम लोग ऐड किया जाए तो ये बड़ा वाला सर्कल आएगा। अब इस बड़ा वाले सर्कल में जो इसका ये वाला पार्ट है और इसका ये वाला पार्ट है, ये देखिए 2 बार एक ही जगह पे डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए। और इस वाले पार्ट का हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसी को हम लोग एक बार घटा दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया? इसको हटा दें अब हम,
और इसको ले आके इसमें ज्वाइन कर दें, तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना चीज? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कल इंटरसेक्शन की कुछ यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन का कुछ रिलेशन पढ़ा था, जैसे जो इस तरीके से था, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई करता था, जब ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो नल नहीं होता था। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये वाला कंडीशन था। ठीक है, उसी के बेस्ड का ये क्वेश्चन है एक, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, मतलब एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स। यहाँ पे फोकस कीजिए, मैथ और फिजिक्स। और का मतलब हम लोगों ने बहुत पहले ही समझ लिया है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, मतलब दोनों को ज्वाइन करके, मिला के। ठीक है, मतलब 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। और कहा जा रहा है 12 टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, एंड 4 टीचर बोथ फिजिक्स एंड मैथ। यहां पे फोकस कीजिए, फिजिक्स एंड मैथ है। ठीक है, तो फिजिक्स एंड मैथ, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन है। मतलब 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ये कंडीशन हो सकता है, जो 20 टीचर्स टीच मैथ और फिजिक्स, इस वाले कंडीशन हम कह सकते हैं वो कुछ टीचर इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ किसके हैं, सोचिए, सिर्फ मैथ और फिजिक्स के लिए हैं। ठीक है, मैथ और फिजिक्स, या फिर ये भी कह सकते हैं इसमें से कुछ टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ाते होंगे, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते होंगे। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया है मैथ्स तो पढ़ाते हैं। ठीक है, हाउ मच टीचर टीच फिजिक्स। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि कितने टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? ठीक, आगे बढ़ता है। यहां पे फोकस कीजिए, हम लोग के पास कुछ पॉइंट है। 20 टीचर टीच मैथ और फिजिक्स, मतलब अब यदि हम लोग मैथ के टीचर को यम से रिप्रेजेंट करें, अब इसका सॉल्व देखिए। सॉल्व, ठीक है। अब इसको यहां पे मैथ के टीचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट मैथ टीचर बी एम, मतलब हमारे पास एन एम, मतलब नंबर ऑफ मैथ टीचर। मैथ टीचर कितने टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, यहाँ पे 4 टीचर दिया हुआ है, 4 टीचर जो है वो मैथ पढ़ाते हैं, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट्स कंसीडर द टीचर हु टीच फिजिक्स, पी मान लेते हैं, फिजिक्स के टीचर को पी मान लेते हैं हम लोग, मतलब वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब इनका नंबर है, मतलब कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो एन ऑफ पी इज इक्वल टू हम लोग को एक्स मान लेते हैं। लेट्स कंसिडर एक अलजेब्रा, एक वेरिएबल। ठीक, अब यहां पे देखिए 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं एन यम यूनियन पी इज इक्वल टू 20। यहां पे यूनियन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोगों ने यूनियन लगाया, क्योंकि मैथ और फिजिक्स था। ठीक है, अब इसी तरीके से 4 टीचर टीच फिजिक्स एंड मैथ्स, अब इसको भी राइट कर लेते हैं, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू कितना, कितने टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ जो फिजिक्स एंड मैथ, मतलब दोनों पढ़ाते हैं, 4 टीचर। ठीक है, आई थिंक ये सारी क्वांटिटी, जैसे ए भी इसमें सपोज कर लिया जाए तो सारी क्वांटिटी वही सब है, मतलब ये एक फॉर्मूला के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन यम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यम, मतलब कितने टीचर मैथ के हैं,
नंबर ऑफ पी, मतलब कितने टीचर फिजिक्स के हैं, माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, मतलब कितने ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स एंड मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, वो कंपल्सरी है कि वो सब इतना ये चीज पढ़ाएंगे ही। ठीक है, अभी इसको इस तरीके सॉल्व करने के बाद एक वेन डायग्राम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, इन सब का वैल्यू पता है, यम यूनियन पी, एन एम यूनियन पी, वैल्यू 20 है, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैथ के टीचर 4 है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 प्लस, अब यहां पे देखिए फिजिक्स के टीचर के बारे में हम लोग को तो पता नहीं है कितने टीचर्स हैं, तो यहां पे हम लोग एक्स पुट कर लेते हैं और यहां पे इंटरसेक्शन मतलब 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा इक्वेट किया जाए, सॉरी यहाँ पे फॉल्ट है, जैसे यहाँ पे 12 टीचर जो थे वो मैथ पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे 12 टीचर थे जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे थे। ठीक, यहां से हम लोग देखते हैं कि जब इसको थोड़ा सा इक्वेट करेंगे, जैसे इसको इधर ट्रांसपोज किया जाए और इसको भी इधर ट्रांसपोज किया जाए, तो 20 इसको इधर ट्रांसपोज किया जाए, -12 इसको भी इधर किया जाए तो +4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 20 माइनस 12 कितना होगा, सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे आया 8 और यहां पे कितना हुआ 4 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 12 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा, आई थिंक यहां तक क्लियर हो जाएगा कि 12 टीचर जो है वो क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम वेन डायग्राम मेथड से इक्वेट करते हैं, देखा जाए वो कैसे इक्वेट होता है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी पता चल गई है, जैसे यहीं से ही हम लोग चाहें तो उस मेथड से हम लोग इक्वेट करके इस क्वेश्चन का सॉल्व निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम मेथड में सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, फिर एक साइड में यहाँ पे सेट ए होता है और यहाँ पे सेट बी होता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स माने हैं और फिजिक्स माने हैं, दोनों पुट कर देते हैं, ये फिजिक्स हो गया और ये मैथ्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिक्स का टीचर तो हम लोग एक्स माने, हम लोग को पता नहीं है, वो वेरिएबल ऐसे रहने देते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों में कॉमन कितने लोग हैं 4। अब हम जानते हैं वेन डायग्राम में ये वाला जो पार्ट होता है इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे 4 टीचर्स हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं मैथ के टीचर 12 है, इतना क्लियर हो रहा है। अब ये सोच के बताइए कि इस वाले पार्ट में कितना वैल्यू पुट होगा, ये टोटल कितना था 100% यम, वो टोटल तो 12 था। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, इसीलिए सिर्फ मैथ वाले टीचर कितने हो जाएंगे, कितना हुआ 12। अब यहां से 12 है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया, देखा जाए कितना मिलता है। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा 8, यहां पे कितना हो गया 8। ये चीज क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए यहां पे हमारे पास अब टोटल यूनियन मतलब होता है टोटल, जितने भी टीचर्स हैं वो सब यही हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ टीचर मतलब टोटल नंबर का मतलब क्या हुआ, टोटल वैल्यू, ये पूरा का पूरा होल यह यूनियन को बताता है, और ये वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन को बताता है। हमारे पास यूनियन के लिए है मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, मतलब मैथ और फिजिक्स को मिला के टोटल कितने होते हैं 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना पार्ट बचेगा सोच बताइए, ये टोटल पूरा मिला के कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो ये कितना पार्ट होगा, देखिए यहाँ पे 8 हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे 4 भी हो चुका है, मतलब 8 और 4 को ऐड करके 20 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको इक्वेट कीजिए कितना होगा 8। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब यदि पूछा जाए फिजिक्स के कितने टीचर हैं, फिजिक्स के कितने टीचर हैं, तो फिजिक्स के टीचर मतलब ये टोटल फिजिक्स में 100% कितने लोग हैं। तो यहां से हमको मिल गया फिजिक्स के टोटल
12 टीचर हैं, मतलब 12 टीचर हैं, और उसमें से 8 टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स वाले साइड में भी है, उसमें से मतलब मैथमेटिक्स में टोटल 12 था, मैथमेटिक्स में भी 8 टीचर जो है सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, 8 टीचर जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आई थिंक ये चीज टोटली क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, या फिर थियरी मेथड से या फिर वेन डायग्राम मेथड से। ठीक है, थियरी करने का मतलब है इस तरीके से कैलकुलेशन करके, या फिर वेन डायग्राम मेथड से। अब हम लोग को ये वाला क्वेश्चन इक्वेट करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है एक क्लास है जिसमें 175 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट सब चूज किए हुए हैं, जैसे एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फ्रीली है। यहाँ पे मैथ के स्टूडेंट कितने हैं, 100 स्टूडेंट हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ ये सब मैथ ही लिए हुए हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी हमको निकालना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ अलोन, सिर्फ मैथ के कितने स्टूडेंट है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिजिक्स कितना है, 70 है। इसी तरीके से केमिस्ट्री, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैथ एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स कितने स्टूडेंट लिए हुए हैं, 30। उस तरीके से मैथ और केमिस्ट्री 28 स्टूडेंट लिए हुए हैं। उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरीके से लिए हुए हैं 23। और यहाँ पे ध्यान दीजिए मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18 स्टूडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ अलोन। ठीक है, यदि यहाँ पे फोकस करें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझाया है कि जैसे मैथ्स आर, मतलब मैथ के कितने स्टूडेंट है, ओनली नॉट मैथ, मतलब सिर्फ मैथ की नहीं, मतलब इसमें कुछ और भी इंक्लूड हो सकता है, वो लोग फिजिक्स भी लिए हो, मैथ तो लिए ही हो, मैथ के स्टूडेंट मैथ मतलब मैथ में इन्वॉल्व है तो मैथ भी ले सकते हैं, फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब मैथ तो कंपल्सरीली लिए हुए हैं, भले ही वो साथ में फिजिक्स लिए हो। ठीक, हम लोग से वही क्वेश्चन पूछा है ना, तो कितने सिर्फ मैथ लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैथ एन ऑफ यम, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ लिए हुए हैं, 100 स्टूडेंट है। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो फिजिक्स लिए हुए हैं, 70 हो गया। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो केमिस्ट्री लिए हुए हैं, इतना हो गया। आई थिंक ये सब चीज क्लियर होता होगा। एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। यहाँ पे 30 स्टूडेंट है, ऐसे 30 स्टूडेंट है। ठीक, उसी तरीके से मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, कितना हो गया, 28 स्टूडेंट है। उसी तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना हो गया, 23 स्टूडेंट ऐसे है। यहां पर ध्यान दीजिए कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट है। मतलब एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने हैं, 18 है। ठीक है, अब सिर्फ मैथ के बारे में पूछा रहा है कि मैथ के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम वाले मेथड से इक्वेट करते हैं। ठीक है, और किसी मेथड से भी इक्वेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, जैसे कि फार्मूला भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम वाला मेथड से इसको इक्वेट करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेन डायग्राम यहाँ पे 3 टर्म्स है, जैसे मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखा जाए 18 तीनों में कॉमन है, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला मैथ का है, ये वाला फिजिक्स का है और ये वाला केमिस्ट्री का है, यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो मैथ और फिजिक्स में दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट है, दोनों को मतलब दोनों में कॉमन 30 स्टूडेंट है। 30 स्टूडेंट है तो ये टोटल पार्ट हम लोग को इन दोनों का मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन ही बताता है, और इसका थोड़ा सा एरिया फिलअप है जिसमें 18 स्टूडेंट है, तो रिमेनिंग एरिया में कितने स्टूडेंट होंगे, 12 स्टूडेंट होंगे। इसको हम लोग 12 फुट कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, उसी तरीके से मैथ और केमिस्ट्री वाले में देखते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री में टोटल 28 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे, मतलब मैथ
इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये वाला एरिया बता रहा है, ठीक है। इसके ये वाले एरिया में कितने स्टूडेंट फिलअप होंगे, टोटल है 28। अब 28 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बचेगा कितना, 10। ठीक, इसी तरीके से हम देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 23 है, मतलब ये टोटल इंटरसेक्शन पार्ट 23 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट कितना होगा, 5 होगा। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टोटल जितने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 स्टूडेंट में से ये वाला पार्ट 12 है, 18 है और 10 है, ये तीनों तो फिलअप हो चुका है। और ये टोटल कितने हैं, 100 है, ठीक है। अब 100 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये भी और ये भी, तो कितना बचेगा, सोचिए, 30 + 10 40। अब 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया जाए 60 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 60। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये नहीं समझ आ रहा तो जैसे इसको हम लोग एक बॉक्स ले सकते हैं, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ये मैथ हो गया। ये टोटल कितना है, 100 है। अब इसका ये थोड़ा सा पार्ट, मतलब यही सब टोटल मिला के बोलता है, फिर इसको पार्ट कर दीजिए, 3 पार्ट में कर दीजिए। एक पार्ट है 12, एक पार्ट है 18 और एक पार्ट है 10। ये टोटल कितना है, 100 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 60 होगा। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं भी कॉमन नहीं है, सिर्फ मैथ में ही है। इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथ इज 60। क्लियर हुआ, मतलब इतने स्टूडेंटों का नंबर जो सिर्फ मैथ के हैं, ओनली मैथ, 60 स्टूडेंट। इसी तरीके से आप लोग फिजिक्स का भी निकाल सकते हैं। अब फिजिक्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 70 है। अब तो यहां पे कितना होगा, इन सबको ऐड करना है, इन सबको, और फिर 70 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां से ऐड किया 30 होगा, 30 + 5 35। तो 70 - 35 करें तो 35 आएगा, ये हो गया 35। ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री का देखना है कि केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट आएंगे। टोटल केमिस्ट्री में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, 10 कितना हो जाएगा, 20 + 8 28, 28 + 5 33। अब 40 में से 33 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, अब जितना ही बचेगा, मान लीजिए जितना ही बचेगा उसको पुट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया।